नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है कुछ ही महीनों में, उसके लिए हम पेड क्विज वीडियो फॉर्मेट में लगातार देख रहे हैं। उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के हमारे ग्रुप्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और तो उसके लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके बहुत ही नॉमिनल फीसेज में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और इन पेड क्विज को भी अलग से है ना अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए अच्छा है, वो भी आप स्पेशली ज्वाइन कर सकते हैं उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक से, यानी कि जो कर्नाटक राज्य है वहाँ से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली जो होती है उसका एक भारतीय गायक था, यानी कि काफ़ी प्रसिद्ध नाम कोई होगा वो पूछा जा रहा है। तो गंगूबाई हंगल, ठीक। विकल्प हम चुनेंगे ए को, ठीक। यहाँ पे ख्याल शैली के बारे में थोड़ा हो सके तो डिटेल में एक बार देखिएगा, ये चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं आपसे। यहाँ पे देखें एक टर्म है अपभ्रंश, ठीक। इसका प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में किस लिए होता था? तो जो मध्यकालीन इतिहास लिखा वहाँ पे इस टर्म को यूज़ करते थे जो कुछ हमारी पुरानी भारतीय भाषाएं थी, है ना, तो उनके जो आरंभिक रूप थे, है ना, उनको दर्शाने के लिए, उनको इंगित करने के लिए। विकल्प हम सी को चुनेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चुंबकीय दिशा सूचक, यानी कि जो मैग्नेटिक कह लीजिए ये होता था, कंपास कह लीजिए, ठीक है। तो इसके सबसे पहले प्रारंभिक जो इस्तेमाल किया गया इंडियन ओशन के रीजन में, इसकी सूचना किसके द्वारा दी गई? तो मैग्नेटिक कंपास के यूज़ की ये इन्फॉर्मेशन बताई गई इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में, जो है उनके कोर्ट से एसोसिएटेड था एक व्यक्ति, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, है ना। इनका एक लेख है जवामी उल हिकायात, है ना, इस नाम को शायद ध्यान रखें। इसमें बताया गया है सबसे पहले भारतीय महासागरों में कंपास का अर्लीस्ट यूज़। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार के लिए आनुवंशिकी के नियम का अध्ययन करती है। एक ब्रांच होती है साइंस की यूजेनिक्स, ठीक है। इसमें क्या है कि ह्यूमन रेस जो है वो इम्प्रूव कैसे हो सके, है ना, तो उसमें जो जेनेटिक्स के लॉ हैं उन सब पे स्टडी की जाती है, तो उसी के बारे में है यूजेनिक्स। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो यूजेनिक्स टर्म है इसको कॉइन किया था फ्रांसिस गैल्टन करके नाम था इनके द्वारा 1885 के अराउंड, हो सके तो इस नाम को भी ध्यान रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। आप कुछ भी खाते हैं, आपको इंडाइजेशन की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको जैसे कभी डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए तो आपको एंटासिड टाइप की जो है वो मेडिसिन देंगे, ठीक, ताकि आपको जो एसिडिटी टाइप की चीज़ हो रही है आपकी बॉडी में वो ठीक हो सके। विकल्प हम डी को चुनेंगे। इस तरह की चीज़ें भी कई बार पूछी जाती हैं, केमिकल सिंबल्स वगैरह। तो क्यूरियम जो है ये 96 नंबर पे होता है और CF से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में सहायक माना जाता है? तो ह्यूमन बॉडी में जो स्ट्रेस की सिचुएशंस होती हैं, है ना, या मूड को कंट्रोल करने, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से, तो उसके लिए सहायक माना जाता है सेरोटोनिन को। विकल्प हम डी जो है इसको चुनेंगे। कई बार इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा 5HT, तो ये भी इसका ही नाम है, इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है ना। आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है बताए गए हैं, कुल 17 इनकी संख्या है और अचीव करने का ईयर है हमारा 2030। उसमें से जो पहला गोल हमारा है वो क्या है? 0 यानी कि नो पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, जो उसके जितने भी प्रकार होते हैं, ये पहला लक्ष्य है। विकल्प हम सी को चुनेंगे। यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से पहले पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आपको पता है कि भारत में जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से वो है भारत
रत्न, ठीक। उसके बाद जो सेकंड होता है वो पद्म विभूषण होता है, तीसरा पद्म भूषण होता है और चौथा पद्म श्री होता है, ठीक है। ये 4 होते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो पहला पद्म विभूषण आपसे पूछा गया तो ये सबसे फर्स्ट टाइम 1954 में दिया गया था। पहले प्राप्त करता थे सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। 2023 के अवार्ड्स भी ये सारे दे दिए गए हैं। इसकी एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। इसमें जैसे हम बात करें पद्म विभूषण की स्पेशली, तो इस बार कुल 6 लोगों को दिया गया है, ठीक है। इनके नाम सबके ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए अंतर्देशीय अपवाह नदी का उदाहरण कौन सा है? एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज रिवर। तो ऐसी नदियाँ जो किसी अन्य वाटर बॉडी में जाकर के नहीं मिल रही हैं, है ना, उसको ही आप अंतर्देशीय अपवाह नदी का एग्जाम्पल मानेंगे। तो घग्गर जो है आप देखते हैं इधर थार डेजर्ट में आकर के समाप्त हो रही है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर की जो शाखा है इससे अधिक प्रभावित नहीं है? तो आप जानते हैं पेनिनसुलर इंडिया कुछ ऐसा है। तो अब इधर अरेबियन सी वाला एरिया हो गया, ये बे ऑफ बंगाल। तो अब जो अरेबियन सी ब्रांच से हमारा मानसून का इनकमिंग है, सबसे पहले वो कहाँ पे हिट हो रहा है? केरला, है ना, वेस्टर्न घाट, ठीक है, मध्य प्रदेश, दक्कन का पठार, जो ये रीजन आप देखते हैं, इन सब में इसका जो है इम्पैक्ट है। बट जो बे ऑफ बंगाल रीजन से आ रहा है हमारा मानसूनल, तो ये जो है इससे छत्तीसगढ़ पे इफेक्ट होता है ना, अरेबियन से ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, वो यही पूछा जा रहा था। तो इस कॉन्सेप्ट को खैर ज्योग्राफी में आप डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। हम विकल्प ए को चुनेंगे। इसमें पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा अधिकतर किसके कारण होती है? तो अभी देखते हैं विंटर सीजन पास हुआ है हमारा, तो इस टाइम पीरियड में देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा मानसून है सी विकल्प में, ठीक। और इधर बे ऑफ बंगाल के रीजन में कुछ लो प्रेशर जो हमारा सिस्टम्स डेवलप होते हैं उसके कारण तमिलनाडु रीजन में जो है हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम इसमें से सी विकल्प को चुनेंगे। भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण हुआ है? ठीक है, तो ये बेसाल्टिक रॉक्स आप देखते हैं जो आपका ये दक्कन का रीजन है ना, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है जिसके माध्यम से निर्माण किसका हुआ है? ब्लैक सॉइल का, ठीक है। और ब्लैक सॉइल को ही आप दूसरे शब्दों में जानते हैं रेगुर सॉइल के नाम से, ठीक। ये सही हो जाएगा हमारा। देखिए जितने भी यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको प्लीज़ अपने नोट्स वगैरह में डिटेल में देखिएगा। हमारे पास यहाँ पे इस वीडियो फॉर्मेट में टाइम कम होता है, तो इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं तो आप पढ़ते चलें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफ़ी की एक प्रसिद्ध किस्म है? ठीक, तो आप जानते हैं साउथ इंडिया में स्पेशली कर्नाटका वगैरह में कॉफ़ी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसी क्रम में भारत में माना जाता है कि जो अरेबिका टाइप ऑफ कॉफ़ी होती है वो लाई गई थी यमन से, ठीक। इसका प्रोडक्शन फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और अगर हम ट्रेसेस फाइंड करें कि सबसे पहले अरेबिका कॉफ़ी जो है कहाँ पे पाई गई या कहाँ से उत्पादन स्टार्ट हुआ, तो ये जो है इथोपिया जो है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है कि सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी का एक जो है टूर्नामेंट। आगे देखें कि 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके रेफरेंस में एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उनके वेलफेयर के लिए, जो कुछ रिकमेंडेशन थे उसको देने के लिए। तो इसके हेड थे बीपी मंडल, है ना, मंडल कमीशन के रूप में आप इस कमीशन को जानते हैं। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो 1979 में ये कमीशन बनाया गया और 1980 में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी, ठीक। बी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि भारत व पाकिस्तान ने इसमें से किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों के द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? तो 71 का जो इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ उसके बाद 72 में शिमला जो है अग्रीमेंट होता है, ठीक है, पीस ट्रीटी कह लीजिए, उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया था। हम बी विकल्प को चुनेंगे, इसको डिटेल में भी देखिएगा आप। नेक्स्ट है कि भारत ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस वर्ष में आश्रय दिया? तो आपको पता है कि ये धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है यहाँ पे आश्रय मिला हुआ है इनको, और 1959 से हैं ये, ठीक है। विकल्प हम बी को चुनेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? तो श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन, है ना, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो चलाया गया, तो इसके प्रणेता और सबसे कह लीजिए पायनियर कौन रहे? वर्गीज कुरियन। तो उसी समय में जो भी हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स थे जिसमें से ये है कैरा हो गया, फिर अमूल जो आप देखते हैं, है ना, ये सब गुजरात से संबंधित, तो इसके विस्तार में इन्होंने ही मदद की। और तो हम इसमें से विकल्प बी को चुनेंगे, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ऑपरेशन फ्लड को सक्सेसफुली जो है
कह लीजिए आयोजित करने में इनका ही योगदान रहा, वर्गीज कुरियन का ही। ठीक, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम सीमा जो राशि है वो कितनी है? तो 2017 में इस स्कीम को जो है अनाउंस किया गया था, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसमें क्या है कि 60 ईयर से अबव के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इस स्कीम में आ सकते हैं और उनको जो है उनके एक मतलब थोड़ा इस स्कीम के बारे में डिटेल में देखिएगा। पॉलिसी ड्यूरेशन जो 10 साल का होता है उसमें लगभग 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और उसी में फिर आगे चल करके जो पेंशन वगैरह का प्रावधान है ना, इसमें किया गया है इस स्कीम में। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है ना, जो इंडिविजुअल यहाँ पे स्कीम में आते हैं तो 15 लाख रुपये मैक्सिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। तो यहाँ पे हम इसको चुन रहे हैं, थोड़ा इस स्कीम के बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक कागज़ जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे आप किस रूप में जानते हैं? तो ये होता है चेक। ठीक है, मान लीजिए मेरा अकाउंट है, मैंने किसी अन्य व्यक्ति या किसी फर्म को उसके नाम वहाँ पे मेंशन करके और अमाउंट बैंक को दिया तो उसको वो पेमेंट हो जाएगी मेरे अकाउंट से। ठीक है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट है चेक। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा लहसुन और प्याज में मौजूद एक मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है ना? तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड पाया जाता है गार्लिक और अनियन में, एलिसिन, है ना? विकल्प ए को चुनेंगे हम। देखिए, जो ह्यूमन आईज होती हैं उसके पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आँख देखेंगे आप ऐसे, तो जो बीच में है ये काला वाला भाग आपका वो होता है प्यूपिल और उसी के सराउंडिंग जो ये आप उठा पार्ट देखते हैं वो होता है आपका कॉर्निया। उसी को पूछा जा रहा था यहाँ पर। अब देखें, कॉर्निया के पीछे ही एक जो हमारा अन्य भाग है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को, यानी कि पुतली की अभी हमने बात की ना इसकी प्यूपिल की, ठीक है, उसके आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश यानी कि लाइट की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हमारा इसमें कॉर्निया के पीछे जो है होता है आइरिस। ठीक, इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जो आपके लाइट को यहाँ पे रेगुलेट कराता है, किसके माध्यम से? प्यूपिल के माध्यम से। ठीक, तो आँख का एक बार ना वो इमेज जो है वो सर्च करके देखिएगा, जो भी रिस्पेक्टिव पार्ट्स होते हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, है ना, जो कि भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, किसके भंडारण के लिए? जो आप न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं। ठीक, और अमीनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। तो ये जो फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं ये हमारे कार्य होते हैं यकृत यानी कि लिवर के। ठीक है, ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस, जैसे अभी हमने आई के बारे में देखा, यहाँ पे लिवर के बारे में देख रहे हैं। ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है आपको, प्लीज़ पढ़ते चलें इन्हें भी। नेक्स्ट है कि वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। तो बैंकिंग टर्म्स होते हैं जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, है ना, फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए एक खाते से किसी अन्य खाते में। ठीक, तो जैसे बड़े अमाउंट्स के रेफरेंस में आरटीजीएस आपको इंस्टेंटली किसी को पैसा भेजना है, तो इसमें अपर लिमिट जो प्रेस्क्राइब की गई है आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, दैट इज 2 लाख रुपीज़। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो ह्यूमन बॉडी में हड्डियां हैं, हड्डियों में जोड़ होता है ना, जॉइंट्स। ठीक, तो इसके बीच में कुछ लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट यानी कि गति को आसान बनाता है, इसको आप किस नाम से जानते हैं? दैट इज साइनोवियल। विकल्प बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि लोहा यानी कि जो आयरन होता है उसका कौन सा गुण यानी कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को हीट करके चाकू का रूप दिया जा सकता है, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट के रूप में उसको बना सकते हैं। तो लोहे को आप जानते हैं, उसको किसी भी शेप में देने के लिए पहले उसको हीट करते हैं। ठीक है, पूरा वो रेड हो जाता है, फिर उसको जो है उस पर कह लीजिए स्ट्रोक्स के माध्यम से उसको दूसरी जो कह लीजिए आकार है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है उसको अन्य आकार में बदलने की उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव हैजा का कारण बनता है? कॉलरा की जो डिजीज़ होती है एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, फूड इन्फेक्शन वगैरह कई बार हो जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया जो है ये इसका कॉजेटिव एजेंट है।
नेक्स्ट है कि सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो आप देखेंगे जो भी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन जो है वो आवश्यक रूप से होता है। तो जब वो किसी भी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो उसके रिएक्शन में हमारा जो गैस एमिट होगी उस रिएक्शन में हाइड्रोजन ही होती है। आगे देखें, इसमें से किस नाम की एक बृहद पेशी शीट है ना, मतलब इंग्लिश में चाहे तो देख लीजिए, मस्कुलर शीट कहते हैं इसको, जो आपका ये होता है चेस्ट कैविटी। तो ह्यूमन बॉडी में आप देखते हैं है ना, तो जो लंग्स हैं तो लंग्स के नीचे होता है ये डायफ्राम, इसी के बारे में बात की जा रही थी, जो आपका चेस्ट कैविटी का फ्लोर जो है निर्माण करता है और रेस्पिरेशन के लिए जो है एक मेजर मसल होती है। ठीक है, इनके इमेजेस एक बार आप चाहें ना तो सर्च करके देखिएगा, क्योंकि ऐसे बता भी दिया जाएगा तो आपको बहुत समझ में आता नहीं होगा। तो थोड़ा इमेज देख लेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा ये ज़्यादा। ठीक, यहाँ पे देखें कौन एक स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, तो आप जो ये फूड चेन का एग्जांपल ले लीजिए या आप जो भी स्पीशीज हैं इनमें देखेंगे तो ऑटोट्रॉफ ऐसे हमारे पौधे हो गए या फिर अन्य जीव जो अपना भोजन खुद निर्मित करते हैं। तो प्लांट्स बेसिकली क्या है, अपना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना जो एनर्जी है उसको जनरेट करते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। बाकी की एनिमल, फंगाई, मानव, ये सब डिपेंडेंट है ना किसी अन्य चीज़ पे अपने सोर्स के लिए फॉर द फूड। तो इस वजह से विकल्प सिर्फ बी जो है ये करेक्ट होगा। 1 नवंबर 1858 की किसकी घोषणा ने निर्णय किया कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा। तो आपको पता है 1857 की जो हमारी क्रांति हुई उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चला गया और महारानी विक्टोरिया के नाम से ये जो है एक डिक्लेरेशन आया, जिसको कि इलाहाबाद में पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। उसके माध्यम से ये बताया गया कि अब जो है यहाँ का भारत का शासन है ना राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट द्वारा उनके नाम पर होगा। तो महारानी विक्टोरिया जो है इनको चुनेंगे हम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब ब्रेक डाउन होकर के डाइजेस्ट होते हैं, परंतु रफेज यानी कि जो हमारा फाइबर वगैरह हम इंटेक करते हैं ना, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक, लेकिन आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखेंगे। विकल्प हमारा सी। प्यार से हरियाणा हरिकेन कहे जाने वाले इसमें से कौन से क्रिकेटर ने अपना टेस्ट डेब्यू वर्ष 1978 में किया था। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में इन्होंने डेब्यू किया था और ये हरियाणा हरिकेन कहा जाता है किनको, कपिल देव जी को। ठीक, विकल्प ए को चुनेंगे। इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। प्लीज़ आप जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे, स्पेशली मैप वाले या फिर जो हमने इमेजेस के फॉर्म में और इसके ऑर्गन्स के बारे में बात की थी, ठीक है, उसको आप सर्च करके देख लीजिएगा अपने नोट्स में से या फिर वेब सर्च के माध्यम से। फिर मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।